आपको याद होगा मैं लगातार जब कुछ जेनरिक एसबीआई पे लिया करता था तो एक मैं आपको तथ्य दिया करता था कि देखिए वेबसाइट पे, मेल पे, पेपर में हमने अलग अलग जगह एसबीआई के आर्टिकल्स देखे हैं कि भाई एसबीआई अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब जब ब्रांच एक्सपेंड होती है तो जाहिर सी बात है लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जितनी रिक्वायर्ड वैकेंसीज लास्ट ईयर थी, इस बार हमें उम्मीद थी कि उसमें नंबर्स हमें अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। और मैं काफ़ी अलग अलग तथ्यों में ये श्योर था कि हमें नियर 10,000 वैकेंसीज तो देखने को मिलेगी। और ये लगभग मैंने आपको लगातार बताया भी था। आज नोटिफिकेशन आया 13,500 वैकेंसीज, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये उन बच्चों के लिए एक ड्रीम जैसा है जिन जो वाकई बैंकर बनना चाहते हैं, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। आपको बस दिन रात एक करना है, अपनी स्ट्रेटजी में बेस्ट एफर्ट करना है। आप यकीन माने एसबीआई क्लर्क इस बार आपका होगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताई थी, आज भी मैं कुछ सीक्रेट्स आपसे शेयर करूंगा। आपको फॉलो करना है, इसके परिणाम आपके सामने होंगे। देखिए 17 तारीख से इस फॉर्म को आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 7 जनवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। प्रीलिम्स का एग्जाम आप पढ़िए फरवरी 2025। आज की डेट बताओ सर, 16 है, आधा महीना तो आपके पास है। आने वाले टाइम पे आपको 2 महीने और मिल जाएंगे। चलिए मैं मान लेता हूं कि फरवरी के मिड में एग्जाम हो जाएगा, तो भी आपके पास 2 महीने का समय है। 60 दिन का बफर टाइम काफी अच्छा होता है अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ें तो। और न केवल प्रीलिम्स में, मेंस का टाइमिंग देखिए आपको मार्च और अप्रैल, मतलब मैं अगर मार्च और अप्रैल अगर टेंटेटिव दे रखा है तो मैं ये मानता हूं कि चलो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो भी आपके पास फरवरी के बाद लगभग लगभग मार्च का पूरा समय है, और अगर अप्रैल के लास्ट में हो गया तो यहां भी आपको 1.5 से 2 महीने का बफर टाइम पर्याप्त है। मतलब आपको केवल मेहनत पे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं फीस की। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 750 रुपए, और बाकी सारी कैटेगरीज का फीस यहाँ पे निल किया गया है। ठीक है। आपकी उम्र मिनिमम 20 साल, मैक्स टू मैक्स 28 साल होनी चाहिए। इसमें इसको काउंट किया जाएगा 1/4/2024 से। तो 1/4/2024 के अकॉर्डिंग आपका ये जो है वो एज का नंबर होना चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन है, ST SC कैटेगरी में 5 साल, ओबीसी का 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी 10 साल अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं। ST SC में अगर आप पीडब्ल्यूबीटी से हैं तो आपको 15 साल, पीडब्ल्यूबीडी में ओबीसी का 13 साल, एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे जो सर्विस का इनका टाइम है उसमें 3 साल और यहाँ पे एडिशन। विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड जो विमेन है जो जुडिशली सेपरेटेड है उनको 7 साल। जो ट्रेनी ऑपरेंटिस है, जो ट्रेनी ऑपरेंटिस हैं जो ऑलरेडी जो है वो SBI में एज ऑपरेंटिस काम कर रहे हैं। ST SC में 6 साल, ओबीसी में 4 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस में 1 साल, पीडब्ल्यूबीडी SC ST 16 साल, ओबीसी का 14 साल, और जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ पे 11 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है। और जो भी इसको एक्सपेंड करना चाहता है बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है भाई, है ना। सारे अगर मैं तथ्यों पे देखूं, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने चाहे बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास डिग्री है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। एक चीज़ और है, दोज हु आर इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, यदि आपके पास प्रूफ है 31/12/2024 से पहले के रिजल्ट का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो भी जो फाइनल ईयर पे है जिनका एग्जाम हुआ है उसके लिए भी एसबीआई ने एक यहाँ पे पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। अगला अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, देखिए यहाँ पे इस लैंग्वेज के रिगार्डिंग बहुत क्लियर बोला है, और मैं सीधे पहले लास्ट लाइन पढ़ लेता हूँ। Candidate who fail to qualify this test will not be offered appointment. Candidate not found proficient in specific opt language would be disqualified. कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्टेट लेट सपोज मध्य प्रदेश है, आपको दिखा कि महाराष्ट्र में ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज हैं, आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरने का सोच रहे हैं लेकिन आपको मराठी लैंग्वेज नहीं आती, तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। प्री मेंस क्वालिफाई होने के बाद भी आप हो सकता है कि आगे जो है वो ना बढ़ पाए। इसलिए मेक श्योर करें जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज लिखते, बोलते और समझते आपको आनी चाहिए। इसको भी यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। Those who qualify selection and produce 10-12 standard mark sheet evidence having studied the specific op language. For example, अगर मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मेरा 10th का डिग्री हो गया है, 12th का मतलब मेरे पास है डिग्री, और मैंने उसमें ये दिखाया कि हाँ भाई मैंने इसमें हिंदी पढ़ा हुआ है, तो फिर मेरा यहाँ पे जो ये वाली प्रोसेस है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका प्रूफ दिया है कि मैंने 10th में भी हिंदी पढ़ा हुआ है और 12th में भी हिंदी से मैंने जो है वो पास किया हुआ है। ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं।
सैलरी स्केल में मैं सीधे यहाँ पे सैलरी पे आ जाता हूँ। आपको 46,000 रुपए एसबीआई क्लर्क जो है वो यहाँ पे देने वाला है। अब 46,000 कैसे, देखिए कल परसों मैंने आपको एक वीडियो किया था, उस पे मैंने आपको बताया था कि लगभग बेसिक फिर डीए एचआरए ऐड होके सैलरी लगभग 32-33 के करीब आपका बन रहा था। इसके बाद अभी लास्ट ईयर जो है वो 12th बाइपर्साइड जो है वो क्या कहते हैं सेटलमेंट हुआ था, जिसके बाद हमने हर जगह जो है वो बेस रिवीजन देखे, एसबीआई ने भी बेस रिवीजन किया है, और उसके बाद जो आपकी ग्रॉस बन रही है वो लगभग 46,000, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और बिगनिंग लेवल पे अगर आप कैरियर में इस सैलरी से जो है वो शुरुआत करेंगे तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन पीरियड जनरली 6 महीने का आपको दिया गया है। मतलब ये है कि अगर आप 6 महीने, यार देखो, काम नहीं करोगे तो कहीं कोई नहीं पूछेगा, चाहे गवर्नमेंट है चाहे सरकारी है, आपको काम करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आप एसबीआई क्लर्क में है तो डेडिकेट होकर आप काम करेंगे भी, तो एक नाम का है प्रोविजन, बाकी इसके बाद आपको जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी है, स्पेशल कैटेगरी चाहे एससी एसटी ईएसएम हो, इनको सर्टेन टाइम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्री एग्जाम ट्रेनिंग का मौका मिलता है, जो कि प्री एग्जाम से पहले होता है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फेस की, उससे पहले कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ मैं आपको 2020, 21 और 22 का दिखा रहा हूँ। लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा, वहां पे मैं आपको थोड़ा डिटेल करूंगा, एनालिसिस करूंगा कि लास्ट ईयर के कट ऑफ को इस बार हमें कैसे देखना है। देखिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, जिसमें सर्टेन स्टेट्स मैंने लिए हैं, तेलंगाना 69, कर्नाटका 64, तमिलनाडु 62, महाराष्ट्र 65, केरला 68, गुजरात 72, राजस्थान 75, 77, 69, 82। तो ये सारे नंबर हमने जो है वो कट ऑफ के देखे हैं, और ये कट ऑफ लास्ट ईयर से कितना डिफरेंट था, और लास्ट ईयर का क्या बेनिफिट, क्या जो है वो प्रोस कॉन्स है, इस बार हम कैसे लेके चलेंगे, चूंकि वैकेंसीज ज़्यादा है, इससे भी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्री एग्जाम की बात करें तो आपका प्री एग्जाम जो है वो 3 सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है और रीजनिंग का है। 1 घंटे का आपको समय दिया गया है। 1/4 आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे करी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का जो पेपर है कंप्लीट इंग्लिश में होगा, बाकी दोनों सब्जेक्ट जो है वो हिंदी इंग्लिश आपको चूज करने को दिए जाएंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। रीजनिंग और मैथ्स आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और इंग्लिश का आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सभी में सेपरेट आपको 20 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न होने वाला है। जब हम बात करेंगे मेन सब्जेक्ट की यानी मेंस की, पार्ट 2, टोटल 190 क्वेश्चन, 2 घंटे 40 मिनट का टाइम, 1/4 आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसके बाद 4 सब्जेक्ट यहाँ पे, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर आपका ऐड होके यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका बाकी सारे सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, खाली जो इंग्लिश का पेपर होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपका दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम मेंस की बात करें तो इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का समय, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट का समय, जीए है ना। मैथ्स में आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट का समय, और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे 40 मिनट का आपको टोटल यहाँ पे समय दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए सिलेबस आपने जान लिया, प्री मेंस का टाइम जान लिया, 2.5 महीने का समय है आपके पास, 3-3.5 महीने का समय आपके पास मेंस में है। अब आपको स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ना है, पहले सिलेबस जान लो, स्ट्रेटेजी की वीडियो में एक बार शॉर्ट में जो है वो बता दूंगा आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी हमें मेंटेन करनी है। देखिए मैथ्स में सबसे पहले आपको स्पीड मैथ्स के कॉन्सेप्ट को सीखना है, जो कि न केवल आपके प्री में काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई के पार्ट, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, टेस्लेट डीआई। इसके अलावा 10th का जो आपने मैथ्स का सिलेबस पढ़ा था वो आपका यहाँ पूछा जाएगा, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप एजेस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन। मेंस की बात करें, ये सारी चीजें ऐड होंगी, इसका लेवल अप हो जाएगा। इसके साथ कुछ और टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू पैटर्न, नंबर सीरीज न्यू पैटर्न, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, डेटा फिलर्स, डेटा सफिशिएंसी, 3 स्टेटमेंट बेस्ड, ये सारे पैटर्न आपको मेंस में भी यहाँ पे प्रॉपर जो है वो पढ़ने होंगे। तो ये सिलेबस आपका मैथ्स का हो गया। देखिए रीजनिंग, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, जानते हैं, पहले एग्जाम दिया है, तो आपको मालूम है
कि अब पजल का वेटेज लगभग किसी एग्जाम में 70% तक भी हो गया है। जब मैं 70% की बात करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि अगर 100 नंबर का रीजनिंग का पेपर होता तो 70 नंबर, 75 नंबर केवल पजल के पूछे जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि किसी भी एग्जाम में मिनिमम हम 15 से 20 नंबर की पजल देखते हैं और सर्टेन एग्जाम्स में 23 से 24 नंबर तक की पजल गई है, जिसका लेवल आप समझ सकते हैं। देखिए अभी आपको ये वाला टाइप जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सिटिंग, डुअल रो, सर्कुलर, स्क्वायर, फ्लोर पजल, डे पजल, मंथ पजल, वीक पजल, ईयर पजल, डेट पजल, टाइम पजल, टेबुलर पजल, बॉक्स पजल, ये तो इतने टाइप हैं। इसके बाद 5-6 टाइप और ऐड हो गए हैं जिसमें अनसर्टेन का सिटिंग होता है, अनसर्टेन पजल होता है, मिक्स पजल होता है, मिक्स सिटिंग होती है। इसके अलावा मिसिंग जो है वो पजल पूछा जाता है, मिसिंग सिटिंग पूछी जाती है। इनकी तैयारी आप कैसे करेंगे? देखिए रीजनिंग को आसान बनाने के लिए मैं डेली जो है वो 2 सेशन लेता हूं जो आपके एसबीआई के लिए रामबाण साबित होने वाला है। मैं डेली 12 बजे आपको कंप्लीट पजल की प्रैक्टिस करवाता हूं। मतलब मैं यहां पे हर टाइप की पजल आपको देता हूं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप रूल समझिए, अगर आप मीडियम लेवल पे हैं तो आप स्पीड में बनाइए, और अगर आपको अच्छा आ गया है तो आप अपनी रैंक बना सकते हैं। इतना शानदार ये शो है। बेसिक बच्चों के लिए भी है, जिनको रैंक बनानी है उनके लिए भी है, और जिनको स्पीड में काम करना है उनके लिए भी है। तो आप सभी लोग मेरे साथ डेली 12 बजे जुड़ सकते हैं, जहां पे एसबीआई क्लर्क का हम लोग कंप्लीट जो है वो पजल का पैटर्न पढ़ते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस रीजनिंग जिसमें पेपर भी आता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर होता है, टॉपिक वाइज जो है वो सेशंस होते हैं जहां पे टॉपिक वाइज हम पढ़ते हैं कि भाई सिलॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उन सब चीज़ों के लिए हम लोग डेली सुबह 10 बजे इसी चैनल पे जुड़ते हैं, और डेली 10 बजे कंप्लीट रीजनिंग मैं आपको यहाँ पे भी प्रॉपर करवाता हूँ। तो आप सबकी अटेंडेंस जो है वो सुबह 10 बजे और 12 बजे रीजनिंग के सेशन में ज़रूर होनी चाहिए। मैं बस एक चीज़ कहूँगा, अगर आपने कंसिस्टेंसी, जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट सुबह 10 बजे और 12 बजे के सेशन को फॉलो करके, इसकी पीडीएफ आप जो कि डाउनलोडेड वर्जन में मिल जाती है, उसको आप डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लेंगे, आप यकीन माने प्रीलिम्स में आपका 35/35 कहीं नहीं गया है, और मेंस में भी जो अच्छे एक नंबर एक्सपेक्टेड होते हैं वो भी आपका कहीं नहीं गया है। बस आप कंसिस्टेंसी प्रॉपर मेंटेन करिए, बाकी यहाँ पे आपको बेस्ट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। देखिए सिलेबस की बात करें, पजल के अलावा आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये आपका प्रीलिम्स का हो गया। मेंस में इसी का लेवल अप आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक जो केवल मेंस में ही आते हैं, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, इंग्लिश जो है वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारा टॉपिक आपका रीजनिंग का जो है पूछा जाता है। तो इसकी आपको प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में क्या क्या आता है, इंग्लिश का देख लेते हैं। तो क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्या कहते हैं सिनोनिम एंड क्या कहते हैं एंटोनिम, रूट वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा ईडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन। ये कंप्लीट आपको प्री में भी आएगा, और इसका लेवल अप वर्जन आपको मेंस में भी मिलेगा। तो इंग्लिश में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। जब कभी भी हम जीए की बात करते हैं तो हर एक टीचर हमें गाइड करते हैं कि एटलीस्ट 6 से 8 महीने की आपको जो है वो करंट अफेयर आनी चाहिए। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा? नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन। इसके अलावा भारत की बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है। स्टैटिक जीके का पार्ट आता है जिसमें इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना होगा? कंप्यूटर का जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, और कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग जो भी एब्रिविएशन है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो ये आपका हो गया सिलेबस, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि मैं आपको स्ट्रेटेजी वाइज कुछ वीडियो दूंगा जो है वो देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ नियम आप फॉलो कर लीजिए जो आपको आज से अगले 2.5 महीने प्रीलिम्स के एग्जाम तक फॉलो करने हैं। क्या क्या करना होगा? सबसे पहले आप अपना स्टडी टाइम टेबल बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर लीजिए। मतलब उसको फॉलो करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपको वो स्टडी का जो भी टाइम टेबल है उसको फॉलो करना है। डेली आपने 2 घंटे सेट किया है, 3 घंटे सेट किया है, 4 घंटे सेट किया है, आप मेक श्योर करें कि आप फॉलो करें। बहुत इंपैक्ट होता है अगर आप कंसिस्टेंट स्टडी करते हैं तो,
क्योंकि एक टाइम के बाद आप फैमिलियर हो जाते हैं। देखिए कभी भी कोई चीज़ शुरू में आसान नहीं होती, और जब शुरू में आसान नहीं होती तो हमारा करने का मन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिजनेस भी ओपन करूंगा और मेरी दुकान नहीं चल रही है तो मुझे लगेगा यार यार बिजनेस बंद कर देना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा भी बंदा होगा जो उस दुकान को चालू रखे 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 आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया होगा। सेम स्टडी के साथ भी होता है। अगर आप शुरू से हर एक चीज़ों को सीखेंगे और एक डिसिप्लिन वे में सीखेंगे तो चीज़ें हार्ड ज़रूर लगेंगी, लेकिन एक टाइम के बाद आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे कि अरे यार अच्छा हुआ मैं इस रूटीन को जो है वो फॉलो कर रहा था। पहली चीज़ आपको ये करना है। पजल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पजल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रीजनिंग का। सारे बच्चे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे कि हाँ सर हम पजल के सेशन के प्रति कंसिस्टेंट होंगे, हम पजल को यहाँ पे डेली सीखेंगे और डेली 12 बजे हम लोग पजल को बिल्कुल बेसिक से जरूर सीख रहे होंगे। ये आप लोग सभी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। सेक्शनल टॉपिक आप जो है वो मॉक आपको देना है। देखिए 3 स्टेज है। मान लेता हूं मैं आप बिगनर हैं, बिगनर लेवल पे आप क्या करेंगे, आप इनिशियल लेवल पे इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। आप कॉन्सेप्ट सीख लिया तो भाई ये तो आपने अपने तरीके से सीखा है, सॉल्यूशन देख के आपने, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपने पूरा देख लिया। अब आप एक लाइव मॉक दीजिए। लाइव मॉक आप 15 क्वेश्चंस का देंगे तो आप अगर बिगनर हैं तो आप यकीन माने कि 15 में से आपके 8-10 सही होंगे, 4-5 गलत हो जाएंगे। जो गलत हो जाएंगे उनको एनालिसिस करिए कि आपसे गलती क्या हुई। जब आप गलती को भी देखेंगे ना तो अगली बार वो सेम लॉजिक की मिस्टेक आपसे नहीं होगी। इसलिए सेक्शनल मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेस पे हर एक टॉपिक जो आपके कवर होते जाए उसके सेक्शनल मॉक आपको जरूर देने हैं। एक्यूरेसी मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए स्पीड अपने आप आ जाएगी अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो। मैं अगर साइकिल को चलाना सीख लूंगा तो मैं उसको स्पीड में जो है वो सीख सकता हूं, लेकिन मैं साइकिल को पकड़ के ही बोलूं कि नहीं भाई मैं इसको 100 की स्पीड में ले जाऊंगा, दोनों चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो पहला फोकस आपका जो है वो स्पीड में होना चाहिए। पहला फोकस आपका एक्यूरेसी में होना चाहिए। एक्यूरेसी इन द सेंस आपका सवाल गलत ना हो, भले आपको 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड लग जाए, बट इनिशियल लेवल पे आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो उसका फायदा आपको आगे चल के होगा। ठीक है। पीओ लेवल के एग्जाम में जैसे मैं अगर एसबीआई पीओ का जब नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है आप एसबीआई पीओ में 35/35 स्कोर ना कर पाएं, लेकिन अगर आप 22-24 नंबर भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हमेशा जब आप मॉक दें, खैर अभी तो आप अगर बिगिनर लेवल है तो मॉक नहीं दे सकते, बट वो बच्चे जो ऑलरेडी एक प्रैक्टिस में है जिनको केवल रिवीजन करना है, एक नियम बांध लो कि अगर तुम्हें मॉक देना है तो कभी भी टफ टॉपिक से स्टार्ट मत करो। फॉर एग्जांपल पजल एक टिपिकल होता है, थोड़ा लॉजिक बेस्ड होता है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप पजल से शुरुआत करें, आप हमेशा सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, इन टॉपिक से आप स्टार्ट करेंगे तो इसके जो नंबर अब बनते जाएंगे वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। तो पहले कॉन्फिडेंस को गेन करिए, उसके बाद आप जो है वो पजल पे जाइए। ये नंबर आपको अच्छे खासे मेंटेन करके दे देंगे। तो अगर कोई पजल आपकी गलत भी होती है तो भी आपको माइंड में ये क्लियर रहेगा कि हाँ भाई देखो 15-20 नंबर मैंने यहाँ बना लिए हैं, ये अगर पजल गलत भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर मैं ठीक मेंटेन कर रहा हूँ। तो ये आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देगा। इसलिए हमेशा आसान टॉपिक से जो है वो मॉक को हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। देखिए ये मैं अगेन बोलूंगा, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आपको डेली एक मॉक देना चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस 100% लेवल पे है। पर ये मैं मानता हूं कि इसमें जितने बच्चे हैं वो सब बिल्कुल बिगनिंग लेवल पे देख रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूंगा कि आप हफ्ते में 2 मॉक का प्लान कर लीजिए। हफ्ते में 2 मॉक अगर आपके हो सकते हैं तो उसको ज़रूर देना है, और देने के बाद अपने आप को देखना है कि मुझसे मिस्टेक क्या हुई है। लास्ट नॉट द लीस्ट की स्पीड मैथ्स भी आपके लिए गेम चेंजर है, जो कि न केवल प्रीलिम्स में आता है, मेंस में भी आता है। तो आपको स्पीड मैथ्स की भी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी चाहिए। ये कंप्लीट सिलेबस आपका एसबीआई क्लर्क 2024 का है। अब सवाल यह है कि आपको पढ़ना कैसे है। देखिए बैंकिंग वाला हमेशा से ही बच्चों के लिए हर चीज़ में हमेशा डेडिकेट रहे हैं, चाहे क्लास हो, कंटेंट हो, क्विजेज हो, मॉक हो, डीपीपीज हो, डाउट्स के सेशन हो, सब कुछ हमने हमेशा आपको प्रोवाइड किया है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो बैंकिंग वाला ने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है बैंकर्स फाउंडेशन। इसमें हम हर एक चीज़ को बिल्कुल फाउंडेशन तरीके से सीख रहे हैं, जिसमें एसबीआई क्लर्क सारी चीज़ें जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। देखिए 400 प्लस आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, सारे सारे सब्जेक्ट को मिला के देखिए पर्याप्त आपको कंटेंट है। 3800 प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कवरेज है। 150 प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं। 170 प्लस मॉक टेस्ट है। 24/7 डाउट्स की फैसिलिटी है। मतलब हर वो चीज़ जो आपको एसबीआई क्लर्क के लिए ज़रूरी है वो सब आपको इस बैच में मिल रहा है। और मैंने इसमें रीजनिंग इतने आसान तरीके से आपको गाइड करी है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं इस बैच को अवेल करके, तो आप यकीन माने कि आप रीजनिंग में
कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम देने वाले हैं, और अगर अच्छी प्रैक्टिस रही तो आपका 35/35 भी बहुत आराम से आ जाएगा। ये बैच आपको कहाँ मिल जाएगा? ये बैच आपको मिल जाएगा बैंक महापैक में। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक, देखिए वैसे तो उसमें 3 फैसिलिटी है, 6 महीने, 1 साल और 2 साल की। बट लेट सपोज अगर आप 1 साल के लिए अवेल करते हैं, जिसकी फीस यहाँ पे केवल और केवल 2799 रुपये रखी गई है, तो अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग इंश्योरेंस के बड़े जो है वो नोटिफिकेशन हो गए, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, इनके सारे के सारे बैचेस आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसमें अगर प्री मेंस इंटरव्यू है तो वो भी दिया जाएगा, प्री मेंस और भी जितनी रिक्वायरमेंट है वो सब दिया जाएगा, क्लास का कंटेंट, नोट्स, डीपीपी, आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है, तो आप जरूर इसको अवेल कर सकते हैं। बैंक एसएससी का भी महापैक है, इसके भी अलग प्राइसिंग है, आप देख सकते हैं। हमने कंप्लीट बुकलेट लॉन्च करी है, जहां पे हम 6 बुक्स का आपको कंप्लीट सेट दे रहे हैं, जहां पे आप कंप्लीट जो है वो बैंकिंग की तैयारी टॉपिक वाइज जो है वो ऑफलाइन तरीके से अपने घर पे बुक के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की भी जो है वो 2 बुक्स लॉन्च करी हैं, जहां पे हम पीवाईएसपी पूरा कंटेंट आपको दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। 11 प्रीलिम्स के पेपर और 9 जो है वो मेंस के पेपर, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे कंटेंट 2500+ एमसीक्यूज, ट्रेंड एनालिसिस है ना, इसके अलावा मंथली करंट अफेयर, लगभग चीज़ें आपको यहाँ भी आपको प्रोवाइड हो रही हैं, तो इसको ज़रूर आप अवेल करिए। तो एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट बेसिक चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बता दिया है। जल्दी मैं इस पर डिटेल वीडियो करूँगा, ताकि आपकी स्ट्रेटजी क्लियर हो, आप कट ऑफ के बारे में जान सकें, और कैसे आपको पढ़ना है वो सब तरीके आपको पता चल जाए। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप ज़रूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।